इतिहास की 12वीं की पुस्तक की इतिहास का ये चैप्टर 2 है। मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, और उसका ये वीडियो चौथा वीडियो होगा। पिछले वीडियो में हमने गुप्त शासकों के बारे में देखा कि गुप्त शासकों में का क्रम कैसा रहा, उनका शासनकाल कैसा रहा, और किस शासक के समय में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। आज का जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखेंगे गुप्त काल का प्रशासन देखेंगे कि प्रशासन, चूँकि गुप्त साम्राज्य इतना विशाल था तो उसके प्रशासन को सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए शासक की ओर से क्या क्या प्रयास किए गए थे। और इसके अलावा हम गुप्त काल को चूँकि स्वर्ण काल कहा गया है तो हम देखेंगे कि इस काल के वाणिज्य व्यापार कैसे थे, नगरों की क्या व्यवस्था थी। इसके अलावा हम गुप्त काल के लोगों का सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम शिक्षा एवं साहित्य को देखेंगे, विज्ञान प्रौद्योगिकी को देखेंगे और सिक्के एवं शासकों को देखेंगे। ये सिक्के एवं शासक को हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारा आज का वीडियो का इतना हम देखने वाले हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इसके कला के बारे में देखेंगे, स्थापत्य कला, और जो थी जिसके कारण इससे गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं इतना सारा जो भी मैंने आपको बताया उसको मैं टेक्स्ट बुक में करके दिखाऊंगी, और उसका आपको नोट्स भी वीडियो को पॉज करके तैयार करते जाना है। ठीक है, चलिए टेक्स्ट बुक में आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था। जैसे कि मैंने बताया कि चंद्रगुप्त प्रथम ने एक विशाल गुप्त साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। तो इतने विशाल साम्राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए गुप्त सम्राट ने क्या प्रयास किए थे। तो सबसे पहले ये देखेंगे, जो सम्राट होता था वो सर्वोच्च न्यायाधीश भी होता था, सबसे बड़ा सेनापति भी होता था, और वो शक्ति का स्रोत होता था। यानी कि अंतिम निर्णय सम्राट का ही होता था, और वो सत्ता का स्रोत था, वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था। जैसे कि एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति में जो हरिसेन के द्वारा लिखी गई है उसमें समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ पर सम्राट का कितना ज़्यादा सम्माननीय और सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, ये इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं अमात्य और मंत्री। जो कि राजा अपने आप में शासन नहीं कर सकता, उसे शासन व्यवस्था में मंत्रियों की सहायता की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इसीलिए मौर्य काल की तरह गुप्त काल में भी अमात्य और मंत्री होते थे, और विभिन्न मंत्रियों का अपना अपना विभाग होता था। संधि विग्राहक मंत्री परिषद का प्रमुख सदस्य होता था। हरिसेन के एक संधि विग्राहक कुमार अमात्य और महादंडनायक था। उसका जो पिता था वो ध्रुवभूति महादंडनायक था। तो ये सब आप नोट कर लेना। तो संपूर्ण राज्य को कैसे उसने विभाजित किया था? संपूर्ण राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा था। प्रांत जो थे वो भुक्ति कहलाते थे। फिर प्रांतों को विभिन्न भोग में बांटा था। भोग यानी आज के जो कमिश्नरी है उसके समान होते थे। और भोग को विभिन्न विषयों में बांटा था। विषय किसको कहा जाता था? जैसे आज हमारे पास जिला होता है, वैसे ही उस समय विषय होते थे, यानी कि विषय अर्थात जिला। फिर विषय को विभिन्न विथि में बांटा था। विथि जो था वो तहसील के, जैसे आधुनिक तहसील होता है उसे तहसील के हिसाब से। तहसील क्या है? वो विभिन्न 100 गाँवों का समूह को तहसील कहते हैं। फिर तहसीलों को मंडल में बांटा गया था, जो कि ग्राम समूह होता था। तो इस तरह से सबसे पहला साम्राज्य को प्रांतों में बांटा, जो भुक्ति कहलाए। भुक्ति को फिर विभिन्न भोगों में बांटा, जो कमिश्नरी के समान था। भोग को विभिन्न विषयों में बांटा, जो जिले के समान था। जिले को विभिन्न विधि में बांटा, जो तहसील के समान था। और तहसील को विभिन्न मंडलों में बांटा, जो अनेक गांवों का समूह होता था। यानी कि इस प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? गांव। इसके बाद हम देखेंगे व्यापार और वाणिज्य। चूँकि गुप्त काल में को स्वर्णकाल कहा गया, यानी कि इसके हर क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति हुई थी, तो उस काल में गुप्त व्यापार जो है वो भी प्रगति पर था। तो पाटलिपुत्र, वैशाली, उज्जैन, दशपुर, भड़ौच, प्रतिष्ठान, विदिशा, प्रयाग, मथुरा, अहिच्छत्र और कौशाम्बी, ये जो सभी नगर थे वो बड़े व्यापारिक केंद्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। जैसे कि मैंने पहले बताया कि उज्जैन और पाटलिपुत्र उसकी 2 राजधानियाँ थी। शूद्रक के मृच्छकटितम से ये बात पता चलती है कि उज्जैन में अनेक धनाढ़ श्रेणी, मतलब श्रेणी क्या है? वो व्यापारियों का एक समूह होता था, व्यापारियों का संगठन होता था, जो श्रेणी कहलाते थे, जो व्यापारियों के लिए नियम कानून बनाते थे, व्यापारियों को व्यापार के लिए ऋण देते थे, और इन नियमों का पालन हर व्यापारी को करना पड़ता था। तो जो अमीर व्यापारियों का संगठन होता था, सौदागर जो होते थे, वो उज्जैन में निवास करते थे। यानी उज्जैन क्या हो गया? व्यापारिक केंद्र हो गया। और लंबी चौड़ी सड़कों के द्वारा सभी व्यापार के जो सभी नगर जो थे उनको आपस में जोड़े गए थे। सड़कों द्वारा आंतरिक व्यापार प्रगति पर था। देखिए यहाँ पे सड़कों का बहुत ज़्यादा योगदान है व्यापार को उन्नत बनाने में, क्योंकि अगर सड़कें अच्छी होगी तो माल को एक स्थान से लाना ले जाना बहुत सरल हो जाएगा, कोई दुश्वारी नहीं होगी, तो व्यापार में उन्नति होगी ही। इसके बाद हम
देखते हैं कि जलीय व्यापार कैसा था, यानी जल मार्ग द्वारा व्यापार कैसा होता था। तो बंगाल जो है वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से मालवाहक जहाज कहाँ कहाँ जाते थे? मलय, प्रायद्वीप, लंका, चीन और अन्य पूर्वी देशों में जाया करते थे। और आंतरिक क्षेत्र में गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के द्वारा जलीय व्यापार होता था। गुप्त काल में प्रमुख विशेषता मालवाहक जहाज थे। ये बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है। कुछ जहाजों में तो 500 व्यक्ति तक बैठा करते थे। अब पश्चिम में ये हो गया पूर्व की बात। हम पश्चिम में हम देखें तो पश्चिम में भड़ौच बंदरगाह से समुद्री व्यापार होता था। दक्षिण पूर्वी एशिया एवं पश्चिमी एशिया के विभिन्न देशों के साथ व्यापार प्रगति पर था। भारत में कपड़े, बहुमूल्य पत्थर, हाथी दांत की वस्तुएं, गरम मसाले, नारियल, सुगंधित वस्तुएं, नील, जड़ी बूटियां इत्यादि निर्यात की जाती थी। और मंगाया क्या किया जाता था? घोड़े, सोना, मूंगा, कपूर, रेशम का धागा, नमक, ये सारी चीज़ें बाहर से मंगाई जाती थी। अब हम देखेंगे कि गुप्त काल के पतन के साथ भारत के पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में गिरावट आने लगी और रेशम बुनकरों की एक श्रेणी लाट प्रदेश छोड़कर दशपुर में आकर बस गई थी। इसके अलावा हम चलते हैं सामाजिक जीवन में कि गुप्त काल के उनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो यहाँ पर वर्णाश्रम व्यवस्था थी, यानी कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों के समाज में जाहिर सी बात है, ब्राह्मण है तो उनका बहुत ही अच्छा स्थान रहा होगा, सम्माननीय स्थान था। इनका काम क्या होगा? इनका काम शिक्षण कराना लोगों को और पूजा पाठ कराना, धार्मिक जितने संस्कार होते हैं वो सब कराना काम था। क्षत्रिय का काम था युद्ध में जाना। और वैश्य जो थे वो शिल्पकार होते थे जो अपने छोटे छोटे सामान बनाया करते थे। और शूद्र जो थे उनका समाज में सबसे निम्न स्थान था, वो उच्च वर्ग के लोगों का काम करते थे जो कि अन्य कोई वर्ग नहीं कर सकता था। ये हो गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जाति व्यवस्था, तो वर्णाश्रम व्यवस्था मतलब जाति व्यवस्था है, तो क्या यहाँ पर विवाह की क्या स्थिति थी? तो अंतर जातीय और अंतर्वर्णीय विवाह प्रचलित हो गए थे, यानी कि जाति प्रथा जो उतनी जटिल नहीं थी। विदेशों से भी लोग भारत में आके घुल मिल गए थे। दास प्रथा प्रचलित थी, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, बहु विवाह प्रचलित थी, मगर स्त्रियां दूसरा विवाह नहीं कर सकती थी, मतलब यहाँ विधवा विवाह नहीं थे। लेकिन और यहाँ पे सती होने का एक प्रमाण मिला है कि सागर मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है, वहाँ के एरन से प्राप्त एक 510 ईस्वी में एक अभिलेख प्राप्त हुआ है भानुगुप्त का, जिसमें सती प्रथा इस समय प्रचलित थी, इस बात का प्रमाण मिलता है। ये नोट डाउन कर लेना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम आते हैं शिक्षा पर। तो शिक्षा की बात हम जहाँ करें तो यहाँ पे नालंदा, वल्लभी उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे जो आज भी प्रसिद्ध हैं। तो नालंदा में बहुत सारे विदेशों से भी लोग छात्र आते थे विद्या अध्ययन के लिए। और यहाँ का सबसे अच्छी बात यह है कि जो 200 ग्रामों से प्राप्त आय से ये नालंदा विश्वविद्यालय चलता था। इतना विशाल यह जगह है और इतनी ज़्यादा यहाँ पे पुस्तकें हैं और इतने सारे विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे, ना सिर्फ देश से बल्कि देश के बाहर से भी। कालिदास, भारवी, विशाखदत्त, वात्स्यायन, ये उच्च कोटि के जो साहित्य का सृजन इसी काल में हुआ था। कालिदास से कुछ ग्रंथों के नाम हैं जिनमें रघुवंशम, फिर है कुमार संभव, फिर विक्रमवर्षीयम, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, ऋतुसंहार, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि आज भी ऐतिहासिक स्रोत माने जाते हैं और बहुत प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। अब हम आते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बाद। तो यहाँ पर गुप्त काल में गणितज्ञ आर्यभट्ट, जिसने दशमलव पद्धति से लोगों को परिचय कराया था, ये पटना के रहने वाले थे, पटना यानी कि बिहार। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है। फिर ग्रहण जो लगता है उसका कारण पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती स्थितियाँ हैं। आर्यभट्ट जो है उन्होंने आर्यभट्टियम ग्रंथ लिखा, उसमें उन्होंने क्या किया? क्षेत्रमिति, ज्यामिति, त्रिकोणमिति का ज्ञान दिया। बारहमीर गुप्त काल के महान खगोल शास्त्री थे। इन्होंने बृहद संहिता लिखी, इसमें इन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बारहमीर मगध निवासी थे और जो बाद में उज्जैन आ गए थे। तो यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसको अच्छे से नोट डाउन करना और पढ़ना। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो नवरत्न थे उनमें धन्वंतरी जो था वो महान वैद्य था। महरौली का लौह स्तंभ धातु कला विज्ञान की प्रमाण है, क्योंकि अभी तक इसमें जंग नहीं लगा या कंप्लीट धातु का बना हुआ फिर भी, तो इसकी धातु कला कितनी अच्छी थी और कितना उच्च क्वालिटी का था, ये उच्च कोटि का था, ये इस बात से पता लगाया जा सकता है। जो लौह स्तंभ है उसके बारे में बताया गया है कि यह 24 फुट ऊंचा है, जिसका घेरा 16.4 इंच है और इसका भार लगभग 6 टन है। आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। अब हम आते हैं कला पर। तो कला की जब हम बात करें
तो कुछ मंदिर जो स्थापत्य के उदाहरण हैं, इसका नाम अच्छी तरह से याद करना। एरन का विष्णु मंदिर सागर मध्य प्रदेश का, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश का, नचना कुठार का पार्वती मंदिर अजयगढ़ पन्ना मध्य प्रदेश का, भूमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश का, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ का। और स्तूपों की बात हम करें तो सारनाथ का धार्मिक स्तूप एवं राजगृह स्थित जरासंघ की बैठक गुप्तकालीन स्थापत्य के श्रेष्ठ उदाहरण है। चित्रकला की बात करें तो औरंगाबाद में अजंता एवं ग्वालियर के पास बाघ की गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। अजंता की गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र अत्यंत सुंदर है और 17वीं गुफा में माता का शिशु का चित्र आकर्षक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की किस गुफा से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है या किस गुफा से माता एवं शिशु का चित्र मिला है, तो आपको बताना है 16वां जो गुफा है वहाँ से मरणासन राजकुमारी का चित्र मिला है और 17वीं गुफा से माता एवं शिशु का आकर्षक चित्र मिला है। अब जो आखिरी पॉइंट है वो है सिक्के एवं शासक, वो हम लोग देख लेंगे। तो एरन का जो उत्खनन हुआ है वहाँ से करीब 1000 ईसा पूर्व में एक गोलाकार स्वर्ण पत्थर मिला है, जिसे जो प्रोफेसर KD वाजपेयी हैं मुद्रा मानते हैं। 6ठी शताब्दी में यहाँ आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के जो थे यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखना कि पंचमार्क सिक्के में क्या क्या चित्र हैं वो पूछेगा, तो आपको बताना है यहाँ पर जो पंचमार्क सिक्के मिले हैं उसमें अर्धचंद्र है, मोर है और भी कुछ जानवर हैं, तो ये यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश के बाद एरन से एक शासकों के सिक्के डालने के लगभग 400 सांचे मिले हैं। शासकों की मूर्तियां एवं नाम वाले सिक्के भारत में जारी करने का श्रेय इंडो ग्रीक शासकों का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुषाण शासकों द्वारा सोने के सिक्के काफ़ी मात्रा में बनाए गए, इनका आकार एवं वजन रोमन सम्राट एवं ईरानी शासकों द्वारा जो सिक्के जारी किए गए थे उसके बराबर है। इनके बीच व्यापार का पता चलता है क्योंकि जो सिक्के रोमन एवं ईरानी शासकों के प्रशासनिक क्षेत्रों में मिले हैं वही सिक्के गुप्तकालीन शासकों के प्रशासनिक क्षेत्रों में मिले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इन दोनों के बीच में उस समय व्यापारिक संबंध थे। गुप्त सिक्कों का सोना अत्यंत खरा हुआ था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। समुद्रगुप्त के सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, उसमें अश्वमेध पराक्रम अंकित है, इससे उसके संगीत प्रेमी होने का और धर्म में रुचि होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे व्याघ्र मारते हुए दिखाया गया है, मगर किसी भी सिक्के का शेर मारते हुए नहीं दिखाया गया, क्योंकि शेर उस समय सौराष्ट्र के जंगलों में थे, अतः संभवतः सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त ने विजय हासिल नहीं की थी। देखिए किस तरह से ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाया जा सकता है साक्ष्यों के आधार पर। अगर सिक्कों पर व्याघ्र मारने का प्रमाण है पर शेर मारने का प्रमाण नहीं है, तो इससे इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि सौराष्ट्र के जंगलों में शेर पाए जाते थे और चूंकि उसके सिक्कों में शेर का प्रमाण नहीं है, अर्थात समुद्रगुप्त ने सौराष्ट्र पर विजय नहीं हासिल की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्कों पर प्रथम बार उसे शेर मारते हुए दिखाया गया। इससे पता चलता है कि सौराष्ट्र विजय का श्रेय जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय को है, यानी कि सिंह विक्रमांक की उपाधि उसे इसी बात को लेकर दी गई थी। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। इसको जितना ही मैंने बताया उसको नोट करना और वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स अच्छे से बना लेना और उसको पढ़ना। धन्यवाद।